नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, कहानी है प्यार हार गया, साजिश जीत गई। एक बेबस लड़की की बहुत ही दुख भरी, दर्द भरी दास्तान। तो चलिए दोस्तों, कहानी का एक पार्ट अपलोड हो चुका है, ये दूसरा पार्ट है, इसे शुरू करते हैं। बचपन का प्यार प्यार नहीं, आकर्षण होता है। प्यार का क्या, वो तो शादी के बाद भी हो जाएगा, पर मुझे मेरी 2 बेटियों के भविष्य के बारे में सोचना है। बहनों को खुश देखेगी तो आरती भी मेरे इस निर्णय को समझेगी और खुश ही होगी। विचारों में उलझे सुदेश को पता ही नहीं चला कि कब से उसके फोन की रिंग बज रही है। सुदेश, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? केबिन में प्रवेश करते हुए सोहन खंडेलवाल बोले। जी खंडेलवाल जी, कुछ कहा आपने? लगता है सुबह सुबह भाभी जी से झगड़ा करके आए हो, तभी फोन नहीं उठा रहे हैं, है ना? और आज जल्दी कैसे आ गए तुम? अरे झगड़ा वगड़ा कुछ नहीं हुआ खंडेलवाल जी। वो पिताजी के एक मित्र यहीं पास में रहते हैं, वो बीमार हैं, उन्हें देखने आया था। अंकल जी के मित्र हैं तो अंकल जी को भी साथ ले आते, वो भी मिल लेते। इस उम्र में 90 टच करने वाले हैं, उनके स्वास्थ्य को देखकर नहीं लाया। यहाँ आकर पता चला कि उनका बेटा उन्हें रात की फ्लाइट से मुंबई ले गया। पिताजी भी बेकार परेशान हो जाते खंडेलवाल जी। यह तो सही कहा तुमने। फिर सोचा अब क्या वापस जाऊं, बेकार समय बर्बाद होगा, तो ऑफिस चला आया। सही कहा। तभी आज हमसे पहले आप केबिन में दिखाई दे गए। चाय पियोगे? चाय मंगवाऊं? अरे आप क्यों, आज चाय मेरी तरफ से। सुदेश घंटी बजाकर पियोन को चाय लाने को कहकर फाइलों में उलझ जाते हैं। तभी उन्हें ख्याल आता है कि उनके फ़ोन पर कोई फ़ोन कर रहा था। आरती, वो क्यों फ़ोन कर रही है? पूछता हूँ फ़ोन करके। सुदेश आरती को फ़ोन करते हैं। हाँ बेटा बोलो, फ़ोन क्यों किया था? पापा, आपसे एक परमिशन लेनी थी। आरती बोली। हाँ बोलो। राहुल ने हम तीनों बहनों को मिलने के लिए बुलाया है। कह रहा था हमारे कॉलेज के कुछ दोस्त पार्टी मांग रहे हैं, तो हम सब भी उसमें शामिल हो तो उसे और हमारे दोस्तों को अच्छा लगेगा। आप कहें तो। हाँ हाँ जाओ, पर ध्यान रहे समय से घर आ जाना। मुझे आज तुम सबसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है, तो सब शाम को घर पर मिलना। ओके? ओके पापा, थैंक यू। आरती राहुल को फ़ोन लगाकर बताती है। हेलो राहुल, पापा ने हाँ कर दी है, हम तीनों समय पर आ जाएंगे। तुम होटल का नाम पता सेंड कर देना। ओके? ओके आरू, मैं अभी भेजता हूँ। तुम्हें किसी को बुलाना हो तो बुला लेना, आज जी भर के कॉलेज वाली मस्ती करेंगे। नहीं, मेरी लिस्ट में तो सिर्फ तुम हो और कोई नहीं। तुम अपने हिसाब से देख लो, फ़ोन रखती हूँ। फिर तो हमें मिलना ही है। बाय। बाय आरू। सुनीता, मीता, कहाँ हो दोनों? माँ, पापा ने हाँ कर दी है, तो फिर हम लोग जाएं? हाँ, मगर समय से वापस आ जाना, ठीक है? ठीक है माँ। तुम दोनों जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें कहीं जाना है। कहाँ जाना है दी? सुनीता और मीता ने एक साथ पूछा। राहुल और मेरे कुछ कॉलेज फ्रेंड हैं, वो राहुल से पार्टी की डिमांड कर रहे थे। उनके लिए राहुल ने पार्टी रखी है और हमें भी बुलाया है। लो, एड्रेस भी आ गया। मोबाइल पर मैसेज देखकर आरती बोली। दीपक सुदेश से मिलने के बाद बहुत खुश नजर आ रहे थे। सुदेश की आर्थिक स्थिति ने उनका काम आसान कर दिया था। सुदेश को अपने पक्ष में करने के बाद अब धर्मेश यानी कि कॉलेज के प्रिंसिपल की बारी थी। धर्मेश, तुम तो मेरे हाथ की कठपुतली हो, तुम्हें अपने पक्ष में करना मेरे बाएं हाथ का खेल है। दीपक कॉलेज के मालिक थे, इस वजह से धर्मेश से मिलना जुलना होता रहता था। वो धर्मेश के लालची स्वभाव से भली भांति परिचित थे। दीपक ने धर्मेश को ऑफिस में मिलने के लिए मैसेज कर दिया और वहां से सीधे अपने ऑफिस चले गए। सर, धर्मेश सर आपसे मिलना चाहते हैं, सेक्रेटरी ने अंदर आकर कहा। ठीक है, उन्हें अंदर भेज दो, और सुनो, जब तक मैं ना कहूँ किसी को भी अंदर मत आने देना। ओके सर। सर, आपने मुझे अर्जेंट मिलने के लिए कहा, क्या हुआ, ठीक तो हैं? धर्मेश अंदर आते हुए बोला। सब ठीक है, जरा बैठो तो सही धर्मेश। पहले तुम बताओ, कॉलेज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही? किसी फंक्शन वगैरह के लिए कोई फंड वंड चाहिए तो बताओ, दीपक बोले। फिर फ़ोन करके पियोन से 2 कॉफ़ी भेजने के लिए कहा। थोड़ी देर इधर उधर की बातें होती रही, तब तक पियोन कॉफ़ी भी ले आया। कॉफ़ी लो। जी सर, कहते हुए धर्मेश ने कॉफ़ी उठा ली। धर्मेश, अब हम अपने मतलब की बात पर आते हैं।
जिसके लिए हमने तुम्हें यहाँ बुलाया है। जी दीपक जी, कहिए। बात ऐसी है धर्मेश कि प्रशांत एक लड़की से बहुत प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। पर फिर दीपक मौन हो गए। पर पर क्या सर? कुछ तो बताइए। इस रिश्ते में क्या कोई समस्या आ रही है? क्या मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूँ? धर्मेश कप नीचे रखते हुए बोले। समस्या तो बेहद गंभीर है धर्मेश। दीपक ने खड़े होकर टहलना शुरू कर दिया। सर, ऐसी कौन सी समस्या है जिसका समाधान आपके पास नहीं? इस समस्या का समाधान तुम्हारे पास ही है धर्मेश। तुम ही मेरे बेटे की खुशियां लौटा सकते हो। मैं? वो कैसे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप साफ साफ कहिए, क्या कहना चाहते हैं? वो लड़की आरती है धर्मेश, और तुम्हारे बेटे के साथ उसकी शादी तय हो चुकी है। आरती? धर्मेश झटके से खड़े हो गई। आपके कहने का मतलब है मैं इस रिश्ते को मना कर दूं? यह नहीं हो सकता। अच्छी तरह से सोच लो धर्मेश, दीपक ने टेबल पर झुकते हुए कहा। सोच लिया सर। राहुल और आरती दोनों एक दूसरे को बेहद प्यार करते हैं। मैं अपने बच्चों का दिल तोड़कर आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। धर्मेश हाथ जोड़कर बोले। यह तुम्हारा आखिरी फैसला है? जी सर, यह मेरा आखिरी फैसला है। राहुल की खुशी मेरे लिए सबसे ज़रूरी है। में ही उसकी माँ गुजर गई। मैंने उसको बड़े लाड़ प्यार से पाला है। उसने भी कभी मुझे निराश नहीं किया। आरती उसकी ज़िंदगी है और मैं उसकी ज़िंदगी नहीं छीन सकता। सॉरी, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता सर। चलता हूँ। सोच लो धर्मेश, जल्दबाजी में कहीं अपना नुकसान ना कर बैठो। मैं कॉलेज का मालिक हूँ, तुम्हें नौकरी से निकाल भी सकता हूँ। और दीपक चुप हो गया। और आप मुझे नौकरी से निकाल देंगे? चलेगा सर, मैं राहुल को दुखी नहीं कर सकता। तुम भी अपनी जगह सही हो धर्मेश। तुम्हारा एक स्कूल बनाने का सपना था। मेरी बात मान लो, मैं तुम्हें अपने कॉलेज का पार्टनर यानी आधा मालिक बना दूंगा। पार्टनर? धर्मेश वापस चेयर पर बैठ गई। हाँ धर्मेश, जब तक तुम जीवित रहोगे तब तक तुम मेरे पार्टनर रहोगे। और उसके बाद राहुल को क्या मिलेगा और मुझे क्या फ़ायदा होगा? बिना कुछ किए कॉलेज की कमाई का आधा प्रॉफिट, और क्या? धर्मेश, कॉलेज से करोड़ों की कमाई है। तुम अपने जीते जी अपने और राहुल के सारे सपने पूरे कर सकते हो। सौदा बुरा नहीं है धर्मेश, हाँ कर दो। तुम कौन सा अभी मरने वाले हो? पैसा किसको बुरा लगता है? राहुल भी ऐश की जिंदगी जिएगा और तुम भी। अब ज्यादा सोचो मत, हाँ कर दो। धर्मेश का मन तो जैसे हाँ करने को बेचैन था, मगर दिल लगातार मना कर रहा था। नहीं धर्मेश, राहुल जीते जी मर जाएगा। धर्मेश, तुम दीपक की बातों में कभी मत आना। क्या सोचा धर्मेश? धर्मेश को विचारों में खोया देखकर दीपक ने पूछा। जी वो मैं धर्मेश को जवाब देते नहीं बना। धर्मेश, ज़्यादा सोचकर तुम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। तुम्हें अपने बारे में ज़्यादा कुछ समझाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं प्रशांत की शादी आरती से करवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। जानता हूँ सर, पर क्या सच में आप मुझे अपने कॉलेज का? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ धर्मेश। अपने बेटे की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं तो बस कोई शोर शराबा नहीं करना चाहता जिससे मेरी इमेज खराब हो। पर राहुल, उसका क्या? और आरती, वो आपके बेटे से शादी करने के लिए राजी होगी? धर्मेश, एक बार शादी हो गई तो आरती को मजबूरी में यह रिश्ता स्वीकारना ही होगा। राहुल का क्या? जब पैसे दिखेंगे, दिखाई देगा, तो प्यार का भूत उतर जाएगा और हम दोनों मिलकर उसके लिए भी तो कुछ सोचेंगे। पर यह शादी नहीं होनी चाहिए। सर, आपने कह तो दिया, समझो काम हो गया। अब ये शादी नहीं होगी सर। भले ही राहुल अभी इस बात को नहीं समझे, पर कॉलेज का आधा मालिक बनकर जरूर समझ जाएगा। यह हुई ना बात। दीपक उठकर धर्मेश के गले लगा लेता है। आप खुशी से प्रशांत बेटे की शादी की तैयारियां करिए। मैं राहुल से इस बारे में बात कर उसे समझाने की कोशिश करता हूँ। ना ना, ऐसी भूल मत करना धर्मेश। क्यों सर? मना तो करना होगा। नहीं धर्मेश, तुम्हें राहुल को कुछ कहने और बताने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ कहा और वो नहीं माना, चुपचाप जाकर आरती से शादी कर ली, तो सब चौपट हो जाएगा। यह तो आपने सही कहा सर।
तुम बस ध्यान से मेरी बात सुनो। दीपक धर्मेश को अपनी योजना समझाते हैं। राहुल को अभी इसी गलतफहमी में रहने दो। ठीक है सर, ऐसा ही होगा। अब मैं भी चलता हूँ। धर्मेश उठते हुए बोले, ठीक है धर्मेश, मेरी बात याद रखना और बारात के साथ समय से शादी के मंडप में पहुंच जाना। बाकी सब मैं संभाल लूंगा। जी सर, हो जाएगा, पर उससे पहले। समझ गई। बारात निकलने से ठीक 10 मिनट पहले हम पेपर अपने विश्वास पात्र से तुम्हारे पास पहुंचा देंगे। पेपर पर साइन रहेंगे। इधर शादी संपन्न, उधर पेपर तुम्हारे हाथ। तब तक कोई चालाकी मत करना, वरना तुम मुझे अच्छे से जानते हो। जी सर, समझ गया। कोई भी गड़बड़ नहीं होगी, आप बेफिक्र रहिए। धर्मेश खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। पैसा ही पैसा होगा अब मेरे पास। राहुल, तेरे ऐश के दिन शुरू होने वाले हैं। तू भी एक दिन मुझसे कहेगा कि पापा, यह सौदा बुरा नहीं था। सुदेश आज थोड़ा जल्दी ही ऑफिस से घर के लिए निकल गए। अब घर जाकर सबको ये खुशखबरी सुनाता हूँ। निर्मला तो खुशी से पागल हो जाएगी। अरे आरती के पापा, आप आज जल्दी घर आ गए? कैसे आ गए? तबीयत तो ठीक है? निर्मला सुदेश को समय से पहले घर पर देखकर प्रश्न पूछने लगी। अरे भाग्यवान, बाहर से आया हूँ, तनिक पानी वानी लेके पिलाओ। आज ऑफिस जल्दी पहुंच गया तो जल्दी निकल आया। क्या सुपरफास्ट ट्रेन की तरह सवाल दौड़ा रही हो? अच्छा ठीक है, पहले हाथ मुंह धो लो। सुनीता, जाओ पापा के लिए ठंडा पानी लेकर आओ। मीता, तू चाय चढ़ा दे और साथ में कुछ खाने को भी ले आना। हाँ माँ, मीता ने किचन से जवाब दिया। आरती कहाँ है? अपने कमरे में, निर्मला ने जवाब दिया। पापा पानी। तब तक सुनीता पानी ले आई। लाओ बिटिया। गिलास हाथ में लेकर सुदेश ने सुनीता से कहा, बिटिया जाकर अम्मा पिताजी को बुला लाओ और साथ ही अपनी दीदी को भी बुला लाना, कुछ ज़रूरी बात करनी है। ऐसा क्या हो गया जी, जो आप अम्मा बाबूजी को भी बुला रहे हैं? सब ठीक तो है? कहीं कुछ गड़बड़ हो गई है क्या? अरे भाग्यवान, तुम भी ना जाने क्या क्या सोच लेती हो। सब लोगों को आ जाने दो, फिर बताता हूँ। बेकार चिंता करने लगती हो। मीता सुदेश के लिए चाय और मठरी ले आई। पापा, रख दो छुटकी और यहाँ बैठो मेरे पास। सुदेश मीता को प्यार से छुटकी बुलाते थे। वो उसे अपने पास बिठा लेते हैं। पापा सब आ गए। दादाजी वहाँ नहीं, आप यहाँ इस पर बैठिए, इस पर आपको आराम मिलेगा। आरती ने जल्दी से आराम कुर्सी आगे सरकाई। एक तू ही है घर में जो अपने दादाजी का इतना ख्याल रखती है, और ये दोनों तो। करमवीर कुछ और कहते उससे पहले ही सुनीता और मीता बोल पड़े। क्या दादाजी, आप जब देखो तब दी की तारीफ करते रहते हो। हम भी तो आपका ध्यान रखते हैं। दी जब ससुराल चली जाएगी तब तो आपका ध्यान हमें ही रखना है। अब इस घर से आरती विदा नहीं होगी। क्या? निर्मला चौंक कर बोली। यह क्या कह रहे हैं आप? ऐसे कैसे विदा नहीं होगी? क्या हुआ जो आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं? आरती के तो जैसे पैरों के नीचे से जमीन सरक गई हो। वो लड़खड़ा कर सोफे पर बैठ गई। तू भी निर्मला, कभी भी आधी अधूरी बातें सुनकर कुछ भी मतलब निकालने बैठ जाती है। देख आरती को, तेरे कारण कैसे कुंभला गई। पर अभी आप ही ने। बस कर, पूरी बात तो सुन। सुदेश ने बैग से 2 तस्वीर निकाली, निर्मला के हाथों में देते हुए कहा। मेरा मतलब था कि अब आरती इस घर से विदा नहीं होगी, बल्कि ये तीनों साथ में विदा होंगी। तीनों? कैसे? सुदेश, क्या पहेली बुझा रहे हो? जो कहना है साफ साफ कहो। बाबूजी, ऑफिस में बड़े बाबू से मुलाकात हुई। उनके कोई पहचान वाले जो कि हमारी बिरादरी के हैं, उन्होंने आज 2 अच्छे रिश्ते बताए हैं। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। लड़की क्या करते हैं? उनका बेटा। अरे आरती, तू प्रशांत को जानती है ना? प्रमोद उसकी ही कंपनी में मैनेजर है। और दूसरा, उसी के रिलेशन में, यानी कि प्रशांत का कजिन भाई अखिल भी है। वो भी उसी कंपनी में नौकरी करता है। दोनों परिवार आर्थिक रूप से बहुत मजबूत है। तुम लोग पहले लड़के को देख लो, फिर आगे बात बढ़ाएं। मुझे तो दोनों ही अच्छे लगे, इन दोनों को पसंद आने चाहिए। अम्मा बाबूजी, आप लोग भी देखिए। लड़की तो सुंदर है। घर खुद का है या? करमवीर की बात काटते हुए सुदेश ने कहा। खुद का ही है और बड़ी बड़ी गाड़ियां भी हैं बाबूजी। एक बात बताओ जी, वो लोग आपको कैसे जानते हैं? कौन आया था रिश्ता लेकर? अरे आरती की माँ, तुम भी तो ये लड़के देखो। बड़े बाबू जोड़े मिलाने का काम भी करते हैं, वो ही बताए हैं ये सब। लड़के वालों को कुछ नहीं चाहिए, बस सुंदर और सुशील कन्या चाहिए।
और फिर हमारी बेटियां तो हर कार्य में निपुण हैं। हाँ, ये बात तो है। लो तुम दोनों भी देख लो। ये सुनकर सुनीता और मीता शर्माकर अंदर भाग गई। आरती ने माँ के हाथ से फोटो ले लिए। मुझे दो माँ, और अंदर जाकर छोटी बहनों को छेड़ने लगी। आरती की माँ, हम एक ही दिन तीनों की शादी कर देते हैं, कैसा आइडिया है? एक दिन कैसे सब होगा? सब हो जाएगा, मैं व्यवस्था कर लूँगा। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है पापा। मुझे भी दोनों लड़के पसंद हैं। अगर वो लोग भी हाँ करते हैं तो फिर मज़ा आ जाएगा। आरती चहक कर बोली। मैं उन्हें फ़ोन कर मिलने के लिए कह देता हूँ। तुम लोग उनके स्वागत की तैयारियां शुरू कर दो। पहले बच्चे हाँ करें, फिर शादी की प्लानिंग शुरू करें। घर में लड़के वालों के स्वागत की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई थी। सुदेश ने दीपक को फ़ोन करके बता दिया कि घर पर सब तैयार हैं। दीपक सर, जैसा आपने कहा मैंने सबसे उसी प्रकार बात कर ली है। सबको फ़ोटो में लड़के पसंद आ गए हैं। आप उन लोगों को भेज दीजिए एक बार। बच्चे आपस में मिलकर बात कर लें तो बेहतर रहेगा। इधर से सब तय है सुदेश। तुम्हारी बेटियों की ओर से ही। सुदेश बीच में ही बोल पड़े। आप निश्चिंत रहिए। दोनों ही बेटियां फ़ोटो देखकर 90% संतुष्ट हैं। बस एक बार मिल लें तो एक दूसरे को समझ भी लें। ठीक है, कल दोपहर का समय कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया सर, मैं स्वागत की तैयारियां शुरू करता हूँ। और सुनो, प्रशांत संग आएगा, क्योंकि मेरे भाई ने भतीजे के हर फैसले हम पर ही डाल रखा है। इस कारण हमारे सिवाय किसी की आज्ञा नहीं मानता है, और वो हमारे साथ ही रहता है। यह तो और भी अच्छा हो गया। सुदेश खुश होकर बोले। आरती के साथ उसकी एक बहन तो रहेगी ही। यह भी तय कर लो सुदेश, किसका रिश्ता किसके साथ तय करना है, नहीं तो पता चले दोनों ही एक को पसंद कर लें, फिर कोई पचड़ा फैले। मीता सबसे छोटी है और आरती की लाडली भी है, और दोनों एक दूसरे से बेहद करीब हैं। मैं तो आपके भतीजे को मीता के लिए मांगता हूँ। ठीक है, फिर अखिल को सुनीता को पसंद करने के लिए कहता हूँ। प्रमोद के साथ सुनीता का रिश्ता तय। ओके, प्रशांत साथ है ही, वह बात संभाल लेगा, दीपक बोले। जी दीपक जी, आप जैसा उचित समझे। प्रशांत कहाँ है नीलम? दीपक नीचे लिविंग रूम में बैठी नीलम के पास आकर पूछते हैं। प्रशांत, वो तो इस समय शायद जिम में पसीना बहा रहा होगा। क्यों, क्या हुआ? नीलम ने पूछा। एक ज़रूरी काम याद आ गया। कोई बात नहीं, मैं वहीं जाकर उससे मिल लेता हूँ। दीपक घर में बने जिम की ओर जाने लगे तो नीलम ने टोका। ऐसा क्या ज़रूरी काम आ गया जो आप खुद चलकर जिम तक जा रहे हैं? मोहन को भेज देती हूँ, यहीं आ जाएगा प्रशांत। मोहन को भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी इस समय मुझे भी जिम ही जाना रहता है, तो मैं वहीं मिल लेता हूँ। एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो, दीपक बोले। कहीं आप प्रशांत की जिद को बढ़ावा तो नहीं दे रहे? मैं देख रही हूँ आप दोनों के बीच कुछ तो खिचड़ी पक रही है। आप कहीं आरती का रिश्ता तो नहीं तोड़कर प्रशांत से जोड़ने की कोशिश तो नहीं कर रहे? तुम भी ना नीलम, 30 साल हो गए हमारी शादी को, मुझ पर कभी तो भरोसा किया करो। ऐसा कुछ हुआ भी तो नहीं इन 30 सालों में जो आपकी बातों पर भरोसा करूं। नीलम बुदबुदाई। कुछ कहा तुमने? नहीं, कहकर क्या फ़ायदा? कौन सी मेरी बातें सुनकर आप अपनी जिद छोड़ते हैं? आपको जो भी करना है कीजिए। नीलम उठकर बेडरूम में चली गई। इसका मूड ही खराब बना रहता है। नीलम सुनो। रुको नीलम, मुझे तुमसे भी ज़रूरी बात करनी है, अखिल के लिए। दीपक नीलम के पीछे पीछे बेडरूम में चले आए। अखिल के बारे में क्या हुआ उसे? वहाँ सब ठीक तो है? सब ठीक है डियर। मैंने अखिल के लिए एक लड़की देखी है। मिडिल क्लास फैमिली से है, पर हर तरह से अखिल के लायक है। मैं इस विषय में ही प्रशांत से बात करने जा रहा था, क्योंकि वो लड़की आरती की छोटी बहन है। अखिल अब यही रहने वाला है, तो सोचा उसकी शादी कर लेते हैं। तुम्हें भी घर में कोई बात करने वाला मिल जाएगा। वो तो ठीक है, पर आपकी भैया का क्या? अगर वो यहाँ आ रहे हैं तो मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। और फिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो अपने बेटे को यहाँ रहने देंगे? नीलम, तुम सच में भोली हो। एक बिजनेसमैन की पत्नी होकर इस तरह की सोच। तुम्हें पता है, मैं कोई काम बिना मतलब नहीं करता। अब जब भैया को घर बैठे हर सुविधा मिलेगी तो वो क्यों मना करेंगे? अब काम की बात सुनो। तुम अपने प्रशांत के लिए बड़े घर की लड़की चाहती हो, और यह भी सोचती हो कि वो तुम्हारा ध्यान रखे, है ना? नीलम, जो लड़की ऐशो आराम की ज़िंदगी जीती है
वो सेवा के संग संग तुम्हारे साथ समय बिताएगी क्या? नीलम नहीं में गर्दन हिलाती है। पर फिर भी नहीं नीलम, आजकल तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। मैंने फैसला कर लिया है कि अब अखिल को हम यहीं रखेंगे और उसे स्कूल की देखरेख की जिम्मेदारी सौंप देते हैं। बहू आएगी तो तुम्हें भी कंपनी मिल जाएगी। यह कहकर दीपक जिम की ओर चले गई। पापा, यह जोधपुरी आप पर बहुत अच्छा लगेगा। राहुल शोरूम में लगे शीशे के सामने धर्मेश के सामने सूट लगाकर शीशे में देख रहा था। लग तो अच्छा रहा है। राहुल, वैसे सूट की कीमत क्या है? पापा, आपको कीमत से क्या करना, आप तो बस पसंद करते जाइए। आपका बेटा अब नौकरी करने लगा है, कमाऊ हो गया है। राहुल हंसा। पर फिर भी परवर कुछ नहीं पापा, मुझे रोज रोज शादी थोड़ी ना करनी है। शादी मेरी जिंदगी का सबसे स्पेशल समय है। मैं तो जी भर कर एंजॉय करने वाला हूँ। चलिए, एंगेजमेंट रिंग भी लेनी है अभी। राहुल धर्मेश के और अपने लिए हुए कपड़े पैक करवाने लगा। प्रशांत बेटा, बहुत ज़रूरी बात करनी है तुझसे। ज़रा मेरे साथ स्टडी रूम में चलो। क्या हुआ डैड, कहिए। वैसे भी यहाँ कोई भी तो नहीं है, प्रशांत ने कहा। नहीं, नीलम को पता है कि मैं यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ। बात बहुत सीक्रेट है और मैं नहीं चाहता कि ये किसी को भी पता चले, समझे? जी डैड। चलिए चलते हैं। प्रशांत ने टॉवल से पसीना पोंछा और झट से टी शर्ट पहनी और दीपक के साथ चल दिया। दीपक प्रशांत को अपनी योजना समझाते हुए कहते हैं, बरखुरदार, ध्यान रहे, अखिल हमारे साथ ही रहता है। भूल से भी यह मत कहना कि आज ही गांव से बुलाया है उसे। जी डैड, सब समझ गया। डोंट वरी, सब आपके कहे अनुसार ही होगा। इस बार राहुल नहीं, मैं उसे जिंदगी की सबसे बड़ी हार दूंगा। प्रशांत ने टेबल पर मुक्का मारते हुए कहा। भावनाओं पर कंट्रोल रखो प्रशांत। हमारी हल्की सी चूक किए कराए पर पानी फेर देगी। बस एक बार यह शादी हो जाए, फिर धर्मेश भी आउट और अखिल भी घर से आउट। ग्रेट डैड, आप सच में जीनियस हैं, प्रशांत खुश होकर बोला। बस अब जब तक मामला सेट नहीं होता, तुम अखिल के साथ एक अच्छे भाई होने का दिखावा करते रहना, ताकि उन लोगों को भी लगे कि उनकी बेटी अमीर घर में जा रही है। आरती बेटा, तुम सुनीता और मीता को लेकर बाजार चली जाओ और कल पहनने के लिए अच्छी सी साड़ियाँ ले आओ, निर्मला बोली। माँ, आजकल साड़ियाँ कौन पहनता है? उसके पास ड्रेसेस हैं नए, वही पहन लेगी, आरती ने कहा। नहीं बेटा, ये हमारी संस्कृति है और इसका पालन हमें करना चाहिए। दादाजी, आप भी? अरे भाई, क्या डिस्कशन चल रहा है यहाँ? सुदेश ने अंदर आते हुए पूछा। जी, मैं आरती से कह रही थी कि सुनीता और मीता को बाजार से साड़ियाँ दिलवा लाए। किस लिए? सुदेश ने पूछा। कल के लिए, निर्मला बोली। कोई ज़रूरत नहीं है निर्मला, हमारी बेटियाँ इतनी सुंदर हैं कि साड़ी पहने या सूट, लड़के वाले तो हाँ करके ही जाएंगे। क्या आप भी आरती की हाँ में हाँ मिला रहे हैं? सच निर्मला, मैं सच कह रहा हूँ। कुछ तैयारी मत करो, बस स्वागत में कोई कमी मत रखना। सुदेश यह कहकर बाहर निकल गई। माँ जी, सुना आपने? निर्मला उदास होकर बोली। तू दिल मत छोटा कर बहू, सुदेश भी ठीक ही कह रहा है। तूने आरती के लिए साड़ियाँ खरीदी हैं, उनमें से ही कोई पहना देना। बात बनने के बाद तो इन दोनों के लिए खरीदारी करनी ही होगी, तो आरती को दूसरी साड़ी ले लेना। हाँ माँ, दादी सही कह रही है। मैं अभी कल के लिए सब तैयारी कर लेती हूँ, अब आप थोड़ा आराम कर लीजिए। सुदेश कल के लिए बहुत खुश थे और आरती को लेकर चिंतित भी। पापा, आप सोए नहीं? आरती आंगन की लाइट बंद करने आई तो छत पर टहलते हुए सुदेश दिखाई दिए। बस बिटिया, सोने ही जा रहा था। आज खुशी के कारण खाना ज़्यादा हो गया तो थोड़ी बेचैनी होने लगी, तो छत पर आकर वॉकिंग करने लगा। पक्का ना? और कोई बात तो नहीं है ना पापा? नहीं बेटा, कोई बात नहीं। अच्छा चल, मैं भी नीचे आता हूँ, मुझे एक गिलास पानी तो पिला दे, फिर तू भी सोने जा और मैं भी। सुदेश नीचे उतर आए। पापा, पानी। अब आप भी जाकर सो जाइए, सुबह बहुत काम है, हम सबको समय से उठना है। गुड नाइट पापा। आरती कमरे में चली गई। गुड नाइट बेटा। आरती का मुस्कुराता चेहरा देखकर सुदेश अंदर ही अंदर दुखी होने लगे थे। मैं अपनी दूसरी बेटियों की खुशी को लेकर स्वार्थ में इसके साथ कोई ज्यादती तो नहीं कर रहा हूँ। सुदेश, तुम फिर गलत सोच रहे हो, जरा सोचो, तुम्हें और घर वालों को कितनी खुशी होगी जब तीनों बेटियां दुल्हन बनकर विदा होंगी।
दुनिया जलेगी तुम्हारी खुशी से। हाँ सुदेश, कुछ गलत नहीं है, कुछ गलत नहीं है सुदेश। सुदेश का मन विरोध कर उठा। मैं भी कुछ ज़्यादा सोच रहा हूँ। तीनों बेटियों को अच्छे परिवार मिल रहे हैं, और क्या चाहिए। सुदेश ख्यालों को परे झटकते हुए सोने चला गया। घर में सुबह से ही चहल पहल शुरू हो गई थी। आज सुनीता और मीता को लड़के वाले देखने आने वाले थे। सुनीता दी, मुझे तो अजीब सी घबराहट हो रही है, मीता सुनीता से बोली। क्यों मीता? सुनीता ने पास में आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा। दी, ऐसे अचानक अनजान व्यक्ति से मिलना और बिना जाने पहचाने इतनी जल्दी शादी। दी, वो लोग सही में अच्छे होंगे ना? मीता ने उदास होते हुए कहा। बात तो तेरी सही है मीता। राहुल जीजू की बात अलग है। दी, और हम सभी उसे बचपन से जानते हैं। ये तो हमारी जिंदगी का अहम फैसला है, जरा सी चूक पूरी लाइफ खराब। सुनीता भी थोड़ी चिंतित दिखाई देने लगी। अरे, तुम दोनों अभी तैयार नहीं हुई? आरती ने अंदर आते हुए पूछा। दी, हमें डर लग रहा है, दोनों बहनें एक साथ बोली। डर? कैसा डर? दी, इतनी जल्दी शादी, वो भी लड़के को जाने बगैर। आपकी बात अलग है दी, पर यहाँ तो तुम दोनों बिल्कुल चिंता मत करो। पापा बता रहे थे कि प्रमोद और अखिल दोनों ही प्रशांत की पहचान में हैं। प्रमोद उसकी कंपनी में मैनेजर है, तो अखिल कजिन ब्रदर। मैंने प्रशांत से उसके विषय में बात कर पूरी जानकारी ले ली है। उसने कहा है कि सुनीता और मीता की चिंता छोड़ दो, मेरे होते हुए उन्हें कभी भी कैसे भी तकलीफ नहीं हो सकती। अब खुश? ओ दी, थैंक यू। सुनीता और मीता आरती से लिपट गई। दी, आपने यह बात बताकर हमारे डर को कम कर दिया। अब हमें कोई चिंता नहीं। प्रशांत भैया को तो हम लोग अच्छे से जानते हैं, सुनीता बोली। तो फिर देर कैसी? चलो तैयार होने में तुम एक दूसरे की मदद करो, मैं माँ की मदद कर रही हूँ। आरती इतना कहकर चली गई। सुदेश स्टूल पर चढ़कर तोरण लगाने का प्रयास कर रहे थे, तभी आरती वहाँ पहुँची। पापा, यह क्या कर रहे हैं आप? तोरण लगाने की कोशिश कर रहा हूँ बिटिया, लग ही नहीं रहा। लाइए मैं देखती हूँ। आरती तोरण हाथ में लेकर देखती है तो उसकी डोरी का एक ओर का बंद टूटा हुआ था, इस वजह से कील में जाते ही बाहर निकल जाता था। क्या पापा, आप भी? क्या हुआ? ये देखिए, टूटे हुए बंद को दिखाते हुए बोली। बताइए कैसे यह लगेगा? आप जाइए आराम कीजिए, मैं अभी जोड़कर लगा देती हूँ, आरती ने कहा। क्या करें, बुढ़ापे की आंखें हैं बिटिया। आरती की बात सुनकर सुदेश हंसते हुए बाहर चले गए। आरती ने फटाफट तोरण सही करके लगा दिया। किचन में जाकर माँ की मदद करने लगी। माँ, आप कुछ खा पीकर बीपी की दवाई खा लीजिए। दादा दादी को मैंने नाश्ता करवाकर दवाइयाँ खिला दी हैं। यह लीजिए आपका और पापा का नाश्ता। जाइए, बाकी मैं करती हूँ। मैं बाद में कर लूँगी, अभी बहुत काम है, निर्मला ने मना कर दिया। मुझे आपके कोई बहाने नहीं सुनने माँ। ये लीजिए। आरती ने नाश्ता लगाकर प्लेटें माँ के हाथ में देकर उन्हें पकड़कर किचन से बाहर कर दिया। पहले नाश्ता और दवा। तू भी ना। निर्मला सुदेश के पास चली गई। अखिल ने अंदर आकर बैग साइड में रखे। चरण स्पर्श चाचा जी, चरण स्पर्श चाची जी। खुश रहो, नीलम ने आशीर्वाद दिया। मुझे कुछ ज़रूरी काम है अखिल, तुम फ्रेश हो जाओ और प्रशांत के साथ ऑफिस आ जाना। मैं चलता हूँ। दीपक चले गए। कैसी हो चाची आप? कुछ कमज़ोर भी दिखाई दे रही हो, अखिल ने पूछा। अच्छी हूँ अखिल, बस शुगर लेवल हाई रहने लगा है और साथ ही ब्लड प्रेशर की शिकायत भी हो गई है। कोई बात नहीं चाची जी, अब मैं आ गया हूँ, आपको हंसा हंसाकर आपकी आधी बीमारी का कचूमर निकाल दूंगा, अखिल ने अपने मजाक के अंदाज में कहा। उसकी बातें सुनकर नीलम जोरों से हंस पड़ी। तू वैसा ही नटखट है जैसा बचपन में था। तेरे आने से एक बात अच्छी हो गई बेटा, अब मुझसे भी कोई बात करने वाला इस घर में। यह सोचकर खुशी होने लगी। नीलम मुस्कुराई। एक बात बताइए चाची जी, चाचा जी ने इतनी अर्जेंट फ्लाइट के टिकट भेजकर मुझे क्यों बुलाया? सब ठीक तो है? तेरे चाचा जी कब क्या करने वाले हैं या क्या करते हैं, तुझे क्यों बुलाया, मुझे इस बारे में कुछ जानकारी नहीं, नीलम बोली। कोई बात नहीं चाची जी, अब आ ही गया हूँ तो कारण भी पता चल ही जाएगा। प्रशांत कहाँ है? अब मैं जल्दी से तैयार हो जाता हूँ, आप मोहन से कहकर कुछ नाश्ता रेडी करवा दीजिए, बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। अखिल बैग लेकर गेस्ट रूम में चला गया। ठीक है, जाओ,
प्रशांत भी आता ही होगा। नीलम मोहन को नाश्ता बनाने का निर्देश देने लगी। थोड़ी देर बाद नाश्ता करके दोनों दीपक के ऑफिस के लिए निकल गए। दीपक पहले से ही उनके इंतजार में बैठे हुए थे। आ गए दोनों, आओ बैठो। अखिल, तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैंने अनिरुद्ध से इस विषय में बात कर ली है और उसने हामी भर दी, बस तुम्हारी हाँ चाहिए। दीपक उसे सब सच्चाई बताकर लड़की देखने जाने का आदेश देते हैं। चाचा जी, आपके कहे अनुसार मैं लड़की देखने चला जाता हूँ। शादी के लिए हाँ भी कर देता हूँ, पर क्या? प्रशांत बोला। प्रशांत, किसी का प्यार छीनकर तुम सुकून से जी सकोगे? क्या आरती तुम्हें दिल से स्वीकार कर पाएगी? माफ़ करना भाई, पहला प्यार भुलाना बहुत मुश्किल होता है, अखिल ने कहा। अखिल, तुम उतना ही करो जितना मैं कह रहा हूँ, दीपक बीच में टोकते हुए बोले। सुनो अखिल, आरती का क्या है, आज नहीं तो कल हमारी हिंदू परंपरा के अनुसार उसे हर हाल में पति को ही परमेश्वर मानना ही पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो चाचा जी, तो जोर जबरदस्ती से मानने को मजबूर कर देंगे। तुम वहाँ मीता को पसंद करने जा रहे हो, यह उसकी फ़ोटो ध्यान से देख लो। दीपक व्हाट्सएप पर मीता की फ़ोटो दिखाते हैं। मीता को देखते ही अखिल के दिल में कुछ कुछ होने लगा। कैसी लगी लड़की? सुनो बरखुरदार, अगर हम उनकी एक बेटी को जबरन अपनी बहू बना रहे हैं तो बदले में दूसरी दो बेटियों की अच्छे घरों में शादी भी करवा रहे हैं। आरती भी कल यह सच स्वीकार कर लेगी कि उसके पिता उसकी बहनों के लिए ऐसे रिश्ते नहीं ढूंढ पाते। फिर वो खुशी खुशी हमें और प्रशांत को स्वीकार कर लेगी। आप कहते हैं तो मान लेता हूँ, आप बड़े हैं, मैं आपकी बात कैसे टाल सकता हूँ, अखिल बोला। ठीक है, प्रमोद भी अपने माता पिता को लेकर आने वाला है। उसके पिता से मेरी बात हो गई है और सुनीता उन्हें बहू के रूप में पसंद आ गई है। तुम वहाँ जाकर लड़की से मिलो, बात करो, फिर प्रशांत तुम्हारी ओर से हाँ कर देगा। ध्यान रहे हमारे प्लान के बारे में चाची को या किसी को भी पता नहीं चलने देना, दीपक बोले। जी चाचा जी। प्रमोद भी अपने माता पिता के साथ ऑफिस के बाहर आ गया और दीपक को फ़ोन करके अपने आने की जानकारी दी। जाओ तुम दोनों, वो लोग बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम दोनों अपनी गाड़ी लेकर जाना। जी डैड, आप निश्चिंत रहें। प्रशांत और अखिल वहाँ से चले गए। निर्मला, लड़के वालों का फ़ोन आया है, वो लोग निकल चुके हैं, आधे घंटे में घर पर आ जाएंगे। सब ठीक से अरेंज हो गया है ना? सुदेश ने कहा। पापा सब ठीक है, आप तो बस शांति से बैठकर उन लोगों का इंतज़ार कीजिए। दो गाड़ियाँ आरती के घर के लिए निकल पड़ी। दीपक ऑफिस की विंडो पर खड़े होकर उन्हें जाते देख रहे थे और अपनी कामयाबी पर खुश हो रहे थे। बहू, सब तैयारी हो गई? हाँ माँ जी, सब हो गया, बस मेहमानों का इंतज़ार है। आप आइए, आराम से बैठिए, निर्मला ने कहा। अच्छी बात है, बहू जरा देख कर आओ, ये लड़कियां तैयार हुई या नहीं? यशोदा सोफे पर बैठते हुए निर्मला से बोली। आरती गई है देखने माँ जी, बस आती ही होगी। अम्मा काहे चिंता कर रही हो, हमारी आरती इतना सुंदर भाग्य लेकर आई है कि उसके भाग्य से सुनीता और मीता की जिंदगी भी संवर जाएगी। सुदेश ने माँ के हाथ पर हाथ रखकर कहा। सुनीता और मीता के भाग्य का आरती के भाग्य से क्या संबंध सुदेश? अरे अम्मा, संबंध कैसे नहीं, आरती अपने साथ ही विदा करा कर ले जा रही है दोनों बहनों को। सही कहा ना मैंने? हाँ सुदेश, यह तो सच कहा तूने। हम जैसा भाग्यशाली पूरे मोहल्ले में कोई नहीं। एक साथ तीनों के हाथ पीले कर तीर्थ करने से ज़्यादा पुण्य मिलेगा, यशोदा बोली। माँ जी, यह सब तो ठीक है, पर फिर भी मन में डर लगता है। सुनीता और मीता की शादी इतनी जल्दबाजी में करके हम कोई गलती तो नहीं कर रहे? अरे बहू, वो लोग कोई अनजान तो है नहीं। आरती भी दोनों को किसी न किसी तरीके से जानती ही है। बस खुशी खुशी ये जिम्मेदारी को निभाने का सोचो। माँ इधर देखो, तभी आरती ने आवाज़ लगाई। सबने पीछे घूमकर देखा तो आरती सामने से हट गई। उसके पीछे सुनीता और मीता साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थी। निर्मला एकटक देखती रह गई। बहू, मुंह फाड़े क्या देख रही हो? उठो और काला टीका लगा दो मेरी पोतियों को। भगवान हर बुरी नज़र से बचाए, इनके जीवन में कभी दुख ना आए। यशोदा भीगी पलकें पोंछने लगी। सुदेश का भी मन भर आया। दादी जी, मैंने पहले ही टीका लगा दिया है अपनी प्यारी बहनों को, आरती ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी गाड़ियों के रुकने का स्वर सुनाई दिया। लगता है वो लोग आ गए हैं। आरती, दोनों को अंदर ले जाओ। सुदेश उठकर बाहर निकल गई। जी पापा। चलो। आरती बहनों को अंदर लेकर चली गई। आइए आइए विक्रांत बाबू। नमस्ते भाभी जी।
कैसे हो प्रशांत बेटा? आप सब अंदर आइए। सुदेश ने हाथ जोड़ते हुए प्रमोद के माता पिता को का स्वागत किया। नमस्ते आंटी जी, कैसी हैं आप? निर्मला से बात करते हुए प्रशांत की निगाहें आरती को खोजने लगी। मैं अच्छी हूँ बेटा, आप सब बैठिए ना, मैं अभी पानी भिजवाती हूँ। निर्मला ने सबसे बैठने को कहा और अंदर चली गई। सुदेश और विक्रांत बाबू के बीच में औपचारिक बातें शुरू हो गई। यशोदा प्रमोद की मोम से घर परिवार की जानकारी लेने लगी। लिविंग रूम से बातचीत की आवाज़ें सुनकर कर्मवीर जी भी उठकर चले आए। आइए बाबूजी, यहाँ बैठिए। ये मेरे बाबूजी हैं। बाबूजी, ये हैं अखिल, प्रशांत का चचेरा भाई। प्रशांत से तो आप पहले ही मिल चुके हैं। और ये प्रमोद, ये इनके माता पिता। सबसे परिचय करवाकर सुदेश बेटियों को आने की प्रतीक्षा करने लगे। तभी आरती और निर्मला टेबल पर सबके लिए पानी और नाश्ते की प्लेट रखने लगी। हाय आरती, कैसी हो? अच्छी हूँ प्रशांत। माँ आप आराम से बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। आरती इतना कहकर अंदर चली गई। बिटिया उन दोनों को भी साथ ले आना, सुदेश ने आवाज़ लगाई। जी पापा। अखिल आरती को देखकर मन ही मन सोचने लगा, ओह कितनी सुंदर और भोली है आरती। उस बेचारी को क्या पता कि उसके अपने ही उसकी खुशियों को बर्बाद करने जा रहे हैं। आज से मैं भी इस कृत्य में शामिल होने जा रहा हूँ। क्या सोच रहे हो अखिल? प्रशांत ने अखिल को शांत देखकर सवाल किया। कुछ नहीं, बस यूं ही कुछ याद आ गया था, अखिल बोला और मन ही मन बोला, तुम समझकर भी ना समझ बन रहे हो तो क्या ही समझाऊं। मैं अगर मना करता तो कोई और इस कृत्य में शामिल होकर आरती की बहन की जिंदगी बर्बाद कर देता। मैं आरती को सच नहीं बता सकता, पर मीता को हर संभव खुश रखने की कोशिश जरूर करूंगा। तीनों बहनों को एक साथ आता देख सुदेश खुश होकर बोले, यह है मेरी बेटियां, मेरी जान, मेरा गौरव। मैं तीन तीन बेटियों का भाग्यशाली पिता हूँ। यह मेरी छोटी बेटी मीता है, ये मेरी मंजली बिटिया सुनीता, और इसे तो देख ही चुके हैं मेरी बड़की बिटिया आरती। बिटिया यह प्रमोद है और ये इसके माता पिता, और ये अखिल। अब अच्छे से एक दूसरे को देख समझ लो, सुदेश बोले। सुदेश जी, मेरे ख्याल से तो बच्चों को अकेले बात करने देते हैं ताकि अच्छी तरह से बात कर सकें, विक्रांत बोले। सही कहा आपने। सुनीता बेटा, प्रमोद जी को अपने कमरे में ले जाओ। मीता, अखिल जी को पीछे अपना बगीचा दिखा लाओ, निर्मला बोली। सुनीता और मीता अखिल और प्रमोद के साथ अंदर चले गए। आरती आने वाले तूफान से अनजान अपने माता पिता के साथ वहीं बैठी रही। थोड़ी देर में चारों वापस आ गए। अरे बड़ी जल्दी बातें खत्म हो गई तुम लोगों की। क्या सोचा तुम लोगों ने? अब अपना निर्णय भी बता दो। निर्णय तो सुनीता मीता को ही लेना है, बाकी सबको तो हाँ ही करना है। हमें तो आपकी सुनीता बेहद पसंद आई सुदेश जी। प्रमोद, तुम्हारा क्या विचार है? पापा, आपकी मर्जी मेरी मर्जी है, और मैं क्या कहूँ, प्रमोद ने अपने पिता से कहा। मतलब तुम्हारी हाँ है, विक्रांत ने कहा। हाँ पापा, मैं सुनीता से इम्प्रेस हूँ। प्रमोद का इतना कहते ही सुनीता का चेहरा शर्म से लाल हो गया। सुनीता, आरती ने सुनीता को पुकारा। दी। सुनीता आरती से लिपटकर धीरे से उसके कान में हाँ कर देती है। बधाई हो पापा, सुनीता ने भी हाँ कर दी। आरती ने कहा, वाह, आप सबको बधाई हो। सुनो, अब जल्दी से बड़ों का आशीर्वाद भी ले लो तुम दोनों। सुनीता और प्रमोद ने सबका आशीर्वाद लिया। मीता और अखिल, तुम दोनों ने क्या सोचा? अब प्रशांत ने सवाल किया। मेरी हाँ मीता की हाँ पर निर्भर करती है, उसकी हाँ में ही मेरी हाँ है, अखिल ने कहा। बोलो बिटिया, तुम क्या चाहती हो? सुदेश ने मीता से पूछा। पापा, आप जैसा कहें, मीता ने सिर झुकाकर शर्माते हुए जवाब दिया। मीता की हामी सबके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी। सभी एक दूसरे को बधाइयाँ देने लगे। सुदेश जी, अब अच्छा सा मुहूर्त देखकर शादी भी कर लेते हैं बच्चों की। आपका क्या विचार है? विक्रांत ने पूछा। विक्रांत बाबू, इस बारे में मैंने पहले ही पंडित जी से बात कर ली थी। उनके अनुसार जिस दिन आरती की शादी है वो मुहूर्त सबसे अच्छा है। उसके बाद फिर 6 महीने तक कोई मुहूर्त नहीं है। ओह, फिर हमें 6 महीने इंतजार करना होगा क्या? प्रमोद की मॉम बोली। नहीं नहीं भाभी जी, ऐसा नहीं होगा। मैं अपनी तीनों बेटियों को एक ही दिन विदा करने की सोच रहा हूँ। इस कार्य को पूरा करने के लिए मुझे आप सबके सहयोग की आवश्यकता है, सुदेश बोले। कैसा सहयोग अंकल? प्रशांत ने पूछा। बेटा, तीन तीन शादियों की जिम्मेदारियां निभाने के लिए काफ़ी तैयारियां करनी होंगी। अकेले कर तो लूँगा, पर शायद उतना अच्छा अरेंजमेंट नहीं कर पाऊँ।
हम सब मिलकर शादी की तैयारियां कर लेंगे सुदेश जी, विक्रांत बाबू बोले। दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं रोकते हैं। मिलते हैं कहानी के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक ये कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक के लिए शुक्रिया।